हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने मैं उपस्थित हो चुका हूं एक विशेष सेशन के साथ, और ये है एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार बेसिक टर्म के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें चैप्टर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक को अभी मैं डिकोड करूंगा पहले। इसके सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 8 से मैं शुरू कर रहा हूँ, और खास करके ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी अपनी उपयोगिता। और तो और अगर आप अन्य किसी सिलेक्शन वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो भी ये सेशन आपके लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इत्मीनान से सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, और ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। एक या दो पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को कवर करवा दूंगा। मैक्सिमम 3 पार्ट होगा अगर बड़ा चैप्टर होगा तो पहला पार्ट है, ज्यादा ज्यादा इसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। और बेसिकली जो जिसे हम फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, इसका उत्पादन हमारे लिए, पूरी जनसंख्या के लिए, पूरे जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना केवल उत्पादन, बल्कि उत्पादन के बाद इसका प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उत्पादन सही से कर लिया, फसलों की खेती ठीक ठाक हो गई, लेकिन फसल जो आपको आउटपुट के रूप में मिला उसको ठीक से स्टोर नहीं कर पाए, प्रबंध नहीं कर पाए, खराब हो गया, तो सारा मेहनत बेकार है ना। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण प्रोडक्शन है, उतना ही महत्वपूर्ण मैनेजमेंट भी है उसका, और इसका पूरा एक साइंस है। तो यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और फसल क्यों चाहिए भाई साहब? भोजन के लिए चाहिए। कोई भी जीव हो, भोजन तो चाहिए ना, उसकी बेसिक नीड है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि भोजन हमें सिर्फ प्लांट से ही नहीं मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, लेकिन प्लांट से तो भोजन अच्छी मात्रा में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे फसल का पूरा एक साइंस बन जाता है। उसके उत्पादन, प्रोडक्शन में क्या क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, पूरा साइंस बन जाता है। और इसी के ऊपर इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक काम बोलूंगा, मेरे साइड से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस चैनल पे जो भी क्लासेस अपलोड होती है या जो भी कंटेंट आपको मिलता है उसकी सूचना कम से कम मिले। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। और कम्युनिकेशन पॉइंट हमारा यही है, टेलीग्राम चैनल, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल यही है, टेलीग्राम चैनल भी यही है, इसी का मतलब टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, साइंस बाय सुमित सर। तो आप ये काम जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समय समय पर हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। जीवों के आधार पर, स्वपोषी पोषण के पैटर्न के आधार पर स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, और एक होती है विषम पोषण की प्रक्रिया। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं टॉपिक की। तो जो जीव सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने लिए भोजन बना लेते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, और प्लांट इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन प्लांट को खाने वाले जो जीव है वो एनिमल है, और एनिमल को भी दूसरा एनिमल खा जाता है, तो उसको हम विषम पोषी कहते हैं, क्योंकि वो विषम पोषी प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर किसी और अन्य एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा वर्ग, ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा वर्ग प्लांट पे डिपेंडेंट है, और प्लांट से हमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसी के बारे में अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भोजन तो चाहिए ही चाहिए। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आपको याद है, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? याद ही होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, याद करो। सनलाइट की एनर्जी उनके लिए इनपुट की तरह काम करता है।
लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में इस तरीके से असमर्थ है जैसे कि प्लांट बना लेता है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत है प्लांट, प्लांट के प्रोडक्ट, अनाज, फल, फूल जो भी है, और एनिमल को भी खाते हैं। तो कैटेगरी होता है, जंतुओं का अपना टाइप्स होता है। तो इसके स्रोत क्या है आपको पता है। अब एक सवाल, बेसिक सा सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमें भोजन चाहिए ही क्यों, हमें भोजन की आवश्यकता ही क्यों होती है? ये कहेंगे तो ये तो सबको पता है, भोजन क्यों चाहिए। अपनी जो जैविक गतिविधियां हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, श्वसन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, इन सारे काम को कैरी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और इन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अगर ये पाचन, श्वसन, उत्सर्जन जैसी चीजें ठीक से नहीं हो पाएगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों यानी बॉडी फंक्शंस के लिए करते हैं, लाइफ प्रोसेस के लिए करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, श्वसन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ऊर्जा चाहिए इन चीजों के लिए, और ये चीज सही है तभी तो हम सही है। तो इसीलिए हमें भोजन चाहिए। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। और लिटरली आप जानते हैं, फूड से अगर मतलब फूड की बात, पौधों से फूड की बात करें, पौधा तो आपको फल मिलता है, ठीक है ना, तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, सब्जियां मिलती है, ये सब भोजन है ना। तो ये प्लांट के स्रोत है। लेकिन एनिमल से भी तो मिलता है आपको। अगर कोई मीट खाता है, मांस खाता है, मछली खाता है, खाने वाले लोग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, है ना। आप घी मक्खन खाते हो, ये भी तो जानवर से आपको मिलता है, दूध आपको जानवर से मिलता है। तो कुल मिलाकर के एनिमल भी आपको फूड प्रोवाइड करता है, और प्लांट तो करता ही करता है। तो ऑब्वियसली आपको ये समझ लेना है, ठीक है ना। और वैसे भी एक ह्यूज पॉपुलेशन या विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन जरूरी है, उचित प्रबंधन और वितरण भी आवश्यक है। रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड, proper management and distribution of food is very very necessary to provide the food for large population। नहीं तो फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए इन चीजों को कैरी करने के लिए साइंस की आवश्यकता होती है। ये सब पूरा एक तरीके का साइंस है। ऑल्दो हम जानते हैं कि अगर ये साइंस एग्रीकल्चरल साइंस है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन का केस तो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की कहानी कब से शुरू होती है? ये कहानी बहुत पुरानी है। आज हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, आज हमारे पास मॉडर्न साइंस है, आज हमारे पास मॉडर्न रिसर्च है, आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो कृषि बहुत आसान हो गया। लेकिन पहले के टाइम में, बहुत पहले, ये इवन इंसान को तो कृषि पद्धति के बारे में पता भी नहीं था। ये इवॉल्व हुआ है समय के साथ। कहते हैं लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, अस्थाई नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे शिकार के तलाश में। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और शेल्टर या आवास की खोज में ग्रुप में विचरण करते थे, समूह में। 100 लोगों की टीम, 500 लोगों की टीम ऐसे चलती थी, या 20 लोगों की टीम, ताकि कहीं से कुछ भोजन, एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं, भोजन कुछ मिल जाए, ठीक है, कहीं रहने के लिए आवास मिल जाए, मतलब गुफा वगैरह जो भी है। कच्चे फल सब्जियां वो खाते थे, लेकिन उसका साइंस, मतलब अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से जो नेचर में होता था उसी से अपना भोजन वो खोज लेते थे। तो कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी समय के साथ प्रारंभ कर दिया, मीट भी खाने लगे। कालांतर में वो बाद में धीरे धीरे खेती करके अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जगह के अनुसार चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस प्रकार एक मॉडर्न, मतलब एक तरीके से एक नए प्रैक्टिस की शुरुआत हुई, जिसे कृषि कहते हैं। कृषि अचानक से नहीं आया, इवॉल्व हुआ है, और आज के टाइम में हमारे सामने मॉडर्न कृषि का पूरा साइंस है। सो ये एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है जो आपको थोड़ा सा समझना है। अब सवाल ये उठता है, हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो एक सवाल उठता है ना कि क्रॉप कहते किसको, फसल क्या है? अब फसल में गेहूं भी है, फसल में चावल भी है, फसल में बहुत सारी चीजें होती है, चना भी है। कहते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं।
उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, चावल की फसल, धान जिसको हम कहते हैं। तो गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ऑर्गेनाइज तरीके से उगाया जा रहा है। सो क्रॉप इज व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। खेतों में आपने गेहूं के बीज डाले तो वो गेहूं के पौधे बनेंगे, वो क्रॉप है। अब मान लो कहीं 4 पौधे गेहूं के हैं, 4 पौधे किसी और फसल के हैं, 10 पौधे किसी और, वो क्रॉप थोड़ी है। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कहीं पे एक ही कैटेगरी का आपको प्लांट दिख रहा है या उसको उगाया जा रहा है एक ही जगह पे, तो वो एक्चुअली में टेक्निकली क्रॉप कहलाता है। ठीक है ना। तो खेत में सभी पौधे गेहूं के हैं तो गेहूं फसल है, खेत में सभी पौधे चने के हैं तो चना फसल है ना। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अनाज, अन्न, धान, गेहूं, चना, ये सब जो है, जो भी सब्जियां, फल, ये सब फसल है। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है। यहीं से साइंस की शुरुआत होती है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि भारत एक ह्यूज कंट्री है, विशाल देश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन के साथ साथ क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, और इसका अपना वेरिएशन है। यहाँ तापमान का, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का, वर्षा का, ये सब जो जलवायु परिस्थितियां हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। भारत में एक ये इलाका है, एक ये इलाका है, एक ये इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, एंड सो ऑन, बहुत सारे इलाके। तो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उनकी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उपजाई जाती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो धान या गेहूं की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो किसी खास इलाके में कपास की खेती होती है, तो किसी खास इलाके में ज्वार बाजरे की खेती होती है। डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फीचर, जलवायु की क्लाइमेट सिचुएशन क्या है और किस फसल के वो सूट करता है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। इस विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो वेरिएशंस तो है, लेकिन मोटे तौर पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे वेरिएशंस के बावजूद भी कुछ फसलों को एक ग्रुप में रखा जाता है और कुछ फसलों को दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। तो 2 मेन, ऑल्दो 3 कैटेगरी है, लेकिन 2 की बात यहाँ की जा रही है, तो पहले वो चीज आप समझ लीजिए। यहां से प्रश्न बनता है, सबसे मेन वीवीआई पॉइंट यहाँ पे, कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल पहले तो कहते किसको, ये याद रखना है। वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में बोया जाता है मतलब जून जुलाई में, है ना। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्य तो जून से लेकर के सितंबर तक होती इन जनरल। कहीं पे जून में आ जाता है, कहीं पे जुलाई में आ जाता है। तो जून जुलाई में इस फसल को बोते हैं और नवंबर में, अक्टूबर में काट सकते हैं। जैसे धान होता है ना, धान चावल जिससे बनता है, ये क्या है, खरीफ फसल है। मक्का, ये खरीफ है। सोयाबीन, मूंगफली, कपास, कितने एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5, अभी का भी याद करो, कल के लिए नहीं छोड़ना है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं और आप गलत कर जाते हो। धान, मक्का, इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बारिश के मौसम में ये उपजने वाले फसल है। सोयाबीन, मूंगफली, कपास भी यही है। तो 5 एग्जाम्पल खरीफ में आ गया। अब रबी क्या होता है भाई साहब, रबी आमतौर पर, जैसे बारिश का मौसम जून जुलाई क्या है, गर्मी का महीना है देखा जाए तो, शीत ऋतु में इसको बोया जाता है आमतौर पर। ठीक है ना। शीत ऋतु या विंटर में उगाए जाने वाले फसलों को रबी कहते हैं और इसमें गेहूं आता है। धान अगर खरीफ में आता है तो गेहूं विंटर क्रॉप है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये रबी फसल है। कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी टोटल 10 क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। और भी चाहिए तो मैं आगे और भी दे दूंगा, लेकिन ये 10 अगर आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है तो आपको ये छोड़ना नहीं है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्मकाल में, गर्मी में उपजाई जाती है। देखो, ये तो रबी और खरीफ की बात हो रही है, लेकिन एक जायद भी होते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहां से देखो आप, खरीफ मॉनसूनी क्रॉप इसको कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं।
इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है और इसका सीजन है यही जुलाई से अक्टूबर, मान के चलो ये नवंबर तक भी जा सकता है। नवंबर में काटा जाता है इसको। धान है, मक्का है, जवार बाजरा है, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। अब 5 से ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया आने दी। लेकिन रबी जो है विंटर क्रॉप, इसका सीजन है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये गेहूं, बार्ले, मटर या सरसों इसका एग्जाम्पल है। तो अब देखो मैं आपसे कहता हूं कि जो रबी है ये मान लो मार्च में काट लिया आपने, फरवरी या मार्च में काट लिया, फेब मार्च में काट लिया। अब नया जो फसल आप बोएंगे खरीफ का फसल, ये तो आपको जून जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में तो आप इसको बो नहीं सकते। तो ये आपका खरीफ है। तो इस बीच में आप क्या करोगे, 2-3 महीने का गैप मिल गया ना, मार्च से लेकर के जून तक का टाइम मिला ना, इस दौरान भी कुछ फसलों की खेती होती है और इसको जायद क्रॉप कहते हैं, इसको समर क्रॉप कहते हैं। जैसे खीरा है, तरबूज है, कुछ सब्जियां हैं, इसकी खेती आप इसमें कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आप ये याद रखना, क्या याद रखना, रबी, जायद और खरीफ, RZK, RZK, इसके हिसाब से ये सीजन भी याद रखना है। जायद वाला बीच में 2-2.5-3 महीने का समय होता है, ये तरबूजा या फिर खीरे वाला सीजन होता है, थोड़ा गर्मी वाला टाइम होता है, जून तक रहता है, क्योंकि जुलाई में तो आपको वैसे ही धान की खेती करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको यहीं पे समझ लेना है ये पॉइंट। खरीफ क्रॉप्स के बारे में हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए, रबी क्रॉप्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए, और जायद के बारे में भी 2-3 एग्जाम्पल, खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब तो आता ही है, तो आप समझ चुके होंगे। तो 12-15 क्रॉप्स आप याद कर लो, ये खरीफ में, ये रबी में, ये जायद में। और याद है जो एनसीईआरटी में जिसका जिक्र है वो आप भूल नहीं सकते हो, तो ये आप जरूर याद रखें। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? शीत ऋतु में बारिश वैसे नहीं होती ना, धान को ज्यादा पानी चाहिए, इसका रीजन सीधा है। देखो ये भी प्रश्न है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये बच्चे के दिमाग में उससे क्या है, लेकिन आपसे भी तो पूछ सकते हैं कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे उस ऋतु में तो नहीं उगा सकते हैं जहां पानी कम मिलता है, तो शीत ऋतु में नहीं उगाते हैं, वर्षा ऋतु इसके लिए सूटेबल है। ऐसे बाकी फसलों के लिए भी सूटेबल टाइम होता है, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब ये तो थोड़ा सा क्रॉप का आइडिया मिल गया, चाहे भारत कितना भी विशाल देश क्यों ना हो, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से खरीफ, रबी और जायद की कैटेगरी में सारी फसल को रख दिया गया है, ठीक है। अब सवाल है कि अगर धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, जो भी है, तो उसका बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे की जाती है खेती, उसका साइंस क्या है। किसान इसमें लगे रहते हैं, उसमें पूरा का पूरा आज के मतलब टाइम में साइंस भी हेल्प करता है, टेक्निक भी हेल्प करता है, लेकिन जब साइंस टेक्निक इतना कारगर नहीं था तो भी ये प्रैक्टिस अनुभव के आधार पर चलता रहता था। तो ये प्रैक्टिस क्या है, क्या कैसे खेती की जाती है, इसके बारे में इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप यानी अनेक एक्टिविटी समय से करनी होती है। मतलब अगर खेत को तोड़ना है, जोतना है, मिट्टी लूज करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, सिंचाई करनी है तो पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जब मन आए तब कर दिया आपने। तो सामयिक अवधि का मतलब है कि उस अवधि में जब रिक्वायर्ड है तब करने पड़ते हैं, वो एक विंडो होता है, 10 दिन का विंडो हो सकता है, 20 दिन का विंडो हो सकता है, उसमें आप कभी कर लो। लेकिन आप 3 महीने के बाद सोचोगे कि सिंचाई कर लेते हैं जब जरूरत ही नहीं है। खाद डालना है आपको तो, या फर्टिलाइजर डालना है तो जब डालना चाहिए तब डाला नहीं तो नुकसान ही पड़ जाएंगे। तो इसलिए सामयिक अवधि का मतलब यही है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए लोग करते हैं, है ना। माली भी करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं। और यह क्रियाकलाप जो भी किसान करते हैं ना, उन्हीं को कृषि पद्धतियां तो कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि कई है। What is agricultural cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. समय के अनुसार आपको करना होता है। And what basically farmers do, farmers क्या करते हैं, तो आप देखो कई सारे स्टेप है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। एक तो मिट्टी बनाओ, पहले तैयार करो। ऐसे तो आप बीज नहीं डाल दोगे ना मिट्टी में, मिट्टी को लूज करना होता है, उसका तरीका है, ट्रैक्टर से, हल से, जैसे भी करना है। एक तो ये करो, फिर उसके बाद क्वालिटी बीज का सिलेक्शन करो,
पहला मिट्टी बनाओ, फिर बीज सेलेक्ट करो, बीज पहले भी सेलेक्ट कर सकते हो, रख लो कहीं पे, और बीज डालो। ठीक है, सेलेक्ट करके डालो। फिर समय के अनुसार आपको फर्टिलाइजर डालना है, खाद डालना है, वो भी आपको करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी की जाती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरीके से किया जा सकता है, होता है। पानी चाहिए ना फसलों को। और बीच बीच में कुछ अनवांटेड किस्म के जो प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे गेहूं की खेती हो रही है, आपने गेहूं के बीज को बोया है, लेकिन अब कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे पौधे आ गए जो आवारा है, जिनकी जरूरत नहीं है, वीड बोलते हैं इसको, खरपतवार बोलते हैं। उसको नाश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप उपाय करते हो, पेस्टिसाइड्स डालते हो, कुछ कीड़े वगैरह भी पौधों में लग सकते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड डालो, या फिर खरपतवार को फिजिकली मैनुअल तरीके से निकालो, कुछ ना कुछ तो करो, वीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जब ये सब हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फसल को काटने का टाइम आता है। काटो, ट्रैक्टर से काटो, मतलब मशीन से काटो, हाथ से काटो, जैसे भी काटना है काटो। अनाज को निकालो और उसको स्टोर कर दो बोरियों में, गोडाउन वगैरह जो होता है उसमें। तो ये प्रैक्टिस है, देखो ना, ये आमतौर पर 7 प्रैक्टिस का जिक्र यहाँ पे किया गया। पहले तो आपको मिट्टी बनाना पड़ेगा, फिर उसमें बीज बोना पड़ेगा, बीज अच्छे से चुनना पड़ेगा, उसके लिए बुआई करनी पड़ेगी। ये एक सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। मिट्टी तैयार करना पहला स्टेप है, तो बुआई दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद खाद या उर्वरक जो भी है, दोनों में अंतर है, लेकिन आपको डालना होगा फसलों की सेहत के लिए। सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है, खरपतवार से सुरक्षा, भीड़ से सुरक्षा, फिर कटाई करो, फिर भंडारण करो। तो ये एक सीक्वेंस है, और इसी को एक एक करके हमें यहाँ फिलहाल पढ़ना है, जानना है। आगे बढ़ने से पहले, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, मैं बस उन लोगों को याद दिला रहा हूँ जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत इस चैनल को है, और इससे आपको क्या लाभ होगा? इस चैनल को जो लाभ होगा वो अपनी जगह पे। आपको ये लाभ होगा कि समय से आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपकी क्लास अभी आ गई है, और क्लास सब काम की होती है, फालतू चीजें कुछ भी नहीं है। तो आप इससे लाभ उठाइए, और लाभ उठाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाय सुमित सर सर्च कीजिए। यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास तो 10:30 बजे होती है, और वीडियो क्लास भी समय समय पर होती रहती है। दोनों सेशन आप देखिए, थ्योरी की, प्रैक्टिस की, सब आपके लिए तैयार है। तो अब हमारा टारगेट हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, ये सब एक एक करके पढ़ना, और यही पूरा साइंस है। इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो पहले मिट्टी तैयार कर ले, चलो आज किसान की जिंदगी जीते हैं, देखते हैं। पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं भाई साहब। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। Preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. मतलब मिट्टी जो कठोर है उसको पहले तोड़ो, जोतने का मतलब यही होता है। उल्टा पुल्टा करो, अलट पलट करो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाए, ये इसीलिए मिट्टी को लूज किया जाता है बेसिकली। इससे क्या होता है? इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। जो पौधे आप बीज बीज डालोगे ना, वो जब उगेगा तो वो नीचे तक, अगर मान लो मिट्टी ही कठोर हो तो वो नीचे तक नहीं जाएगा, उसको फिर पौधों को पोषण कहाँ से मिलेगा? लेकिन मिट्टी अगर लूज होगा तो वो अंदर तक जाएंगे, जड़ें, पौधों की जड़ें, है ना। सो पोली मिट्टी यही होता है, लूजनिंग, लूज वाला जो सॉइल होता है उसमें यही है कि इसमें जब आप बीज बोते हो ना, तो उससे जो प्लांट आते हैं उसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से अंदर जाती है, और वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, और उनको पोषण मिलता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में हेल्प करते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार करो ताकि उसमें जो बीज आप डालो, उससे जो पौधे बनेंगे, उन पौधों को उस मिट्टी से सपोर्ट मिले। अगर ना मिलेगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा। सो जो पोली मिट्टी है, मतलब जुती हुई मिट्टी, आप ऐसे समझ लो, जो लूज मिट्टी है, लूज मिट्टी में रहने वाले केंचुए, अर्थवॉर्म, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वृद्धि यहाँ पे हो सकती है। अगर कठोर मिट्टी है तो ये अर्थवॉर्म या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लूज सॉइल है, पोली मिट्टी है, उनमें वो ग्रो कर लेते हैं, केंचुए, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जीव कैसे किसानों के दोस्त है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही केंचुए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अन्य है, यही वो जीव है जो मिट्टी
में ह्यूमस बनाते हैं, इसी से ह्यूमस बनते हैं। ये जीव किसानों के दोस्त है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस में कई सारे जरूरी कंटेंट होते हैं। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधों के अवशेष, जानवरों के अवशेष, जीवों के अवशेष होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट है ना। तो इसीलिए आवश्यक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में मिनरल्स, जल, वायु तथा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी के अंदर। इसके अतिरिक्त डेड प्लांट और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और कहते हैं कि मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, वो कुछ प्लांट को या जीवों को खत्म करते हैं, ह्यूमस बना देते हैं, ठीक है ना। और ये मिट्टी के लिए अच्छी चीज है। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में चले जाते हैं, क्योंकि जो जीव खत्म हुआ, मिट्टी में सड़गल गया है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में मिल गया, और वही मिट्टी के लिए अच्छी चीज है। सेहत मिट्टी की बनी रहती है। ये पोषक पौधों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अवशोषित किए जाते हैं, पौधों की वृद्धि विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसलिए मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है। एक और बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। मिट्टी के कई सॉइल प्रोफाइल होते हैं ना, तो जो ऊपरी परत होते हैं ना, उसकी कुछ गहराई तक का लेयर जो होता है ना, वही पौधों के वृद्धि के लिए उपयोगी है, उसमें सहायक है। इसलिए जब आप इसको उलट पलट दोगे ना मिट्टी को, और पोला कर दोगे, लूज कर दोगे, तो नीचे के जो जरूरी पदार्थ है ना, ये ऊपर आ जाएंगे। और जब नीचे के जरूरी पदार्थ मिट्टी को लूज करने से ऊपर आ जाते हैं, तो पौधे के लिए आसान हो जाता है इनका उपयोग करना। इसीलिए मिट्टी तैयार करना जरूरी है। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको करना है। पहली चीज तो यही करनी है, मिट्टी को अच्छे से तैयार करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। समय की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी और फसल की बर्बादी। तो ये दैट इज द केस। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे समझना, जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, यहां से एक प्रश्न बन सकते हैं कि ऊपरी परत जो है ना, कुछ ही सेंटीमीटर तक वो कंटेंट होते हैं जो जहां मतलब प्लांट ग्रो कर सकते हैं, पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए इसी को लाभ उठाना है, आप इसी से लाभ उठाना है आपको, ठीक है। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिलिंग, प्लाइंग। तो टिलिंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसे हल चलाकर करते हैं, हल द्वारा कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। हल क्या होता है? एक एपरेटस है, टूल है, एग्रीकल्चरल टूल है, लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना होता है, किसी तरीके से समतल करना होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जा सकता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। खाद ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, मतलब तैयारी की जाती है पूरी तरीके से, है ना। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपको एग्रीकल्चरल टूल्स की आवश्यकता होती है, कृषि औजार की आवश्यकता होती है। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भूरा करना आवश्यक है, समतल करना आवश्यक है। ये कार्य अनेक औजार से किया जाता है। हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप? बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो। हल, कुदाल, कल्टीवेटर, ये सब यूज कर सकते हो। अब हल क्या होता है? आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से चलता है, कल्टीवेटर ये काम करता है, लेकिन हल भी यूज होता है। छोटे लेवल के किसान ये यूज करते हैं, मैनुअली हाथ से चलाते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार को निकालने, मिट्टी को खुरसने के लिए किया जाता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचे जाते हैं। इसमें फोर्स मशीन नहीं लगाता है, बैल लगाता है या अन्य जीव लगाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं।
हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, और इसके सिरे पर हैंडल होता है। शायद आपने देखा होगा, देखा आपने? ये देखो, ये बैल फोर्स लगा रहा है, मोटर, ये फोर्स को मैनेज करने वाला इंडिकेटर, एक तरीके से क्या है, क्या बोलेंगे इसको, इंस्ट्रक्टर है, और डंडा हाथ में रखा है ताकि बैल को मैनेज किया जा सके। ये जोत है, ये फॉल है, इसी में नुकीला हथियार होता है, यही मिट्टी को कोड़ता है, तोड़ता है। और ये शैफ्ट है, ये है शैफ्ट, यहाँ पे लोहे को लगाया जाता है ताकि ये मिट्टी को, ये थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। तो ये आप देख सकते हो, बीम है, बैल है, नुकीली चीज यहाँ पे है, इस पे ये यहाँ तक ये जो है ना, इसको ये पुश करता है, ये बंदा ये पुश करता है, और ये अपने तरफ से फोर्स लगाएगा, और खींचने का काम, पुल करने का काम बैल करता है। तो जैसे बैल इसे खींचेगा, और इसने फोर्स, इस व्यक्ति ने तो इसके ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है, तो मिट्टी एक तरीके से अलग होने लगती है। इसी को जोतना कहते हैं, हल के जरिए ये काम किया जाता है। कुदाली भी जानते हैं, कुदाल से मैनुअली आप मिट्टी को कोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये एक सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए भी कर सकते हैं। मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है, और ये इसमें धार होता है, ये मिट्टी को काट के समतल करने का काम करता है, ब्लेड की तरह काम करता है। और अलग अलग तरीके का होता है, मैनुअली भी चलाया जाता है और पशुओं के जरिए भी इसे खींचा जा सकता है, ठीक है ना। कल्टीवेटर थोड़ा मॉडर्न मशीन है, ट्रैक्टर से संचालित होता है, और ट्रैक्टर इसमें लगा के, मतलब बैल का काम आप समझ लो ये ट्रैक्टर की मशीन कर रही है। तो ये इसमें जल्दी होता है, आसानी से होता है, और कम समय में बहुत बड़े खेत को आप इसमें जोत सकते हो। तो क्विक होता है ये थोड़ा सा। तो कल्टीवेटर का उपयोग श्रम और समय दोनों की बचत करता है, तो ये भी होता है। तो कल्टीवेटर हो, कुदाल हो, हल हो, ये सब क्या है, कुछ ऐसे टूल्स है जिसके जरिए कम से कम हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं खेती के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो कुछ पॉइंट तो हमने डिस्कस किया, एक दो क्लास और होगी, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसे नहीं, मैं कुछ प्रश्नों को आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ये देखो, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, ये आपको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज, ठीक है। हाई टेम्परेचर, अब मेज, मक्का जो है ना, ये खरीफ है या रबी है देख लो, उसके हिसाब से आपको शायद आंसर मिल जाएगा। उच्च तापमान, आर्द्रता, निम्न तापमान, वर्षा। हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लो टेम्परेचर। तो हमने देखा मक्का जो है खरीफ, ठीक है ना, कहा गया, ये देखो, ये वाला लिस्ट देखो, सारे प्रश्न मैं यहीं से दिखा दूंगा कहां से आया हुआ और किस तरीके से आपसे भी पूछे जा सकते हैं। मक्का आपको खरीफ में दिख रहा है, और खरीफ वाला जो है ना, जुलाई अक्टूबर का सीजन, नवंबर का सीजन है, जुलाई में बोया जाता है ना। जुलाई अगस्त एक तरीके से क्या है, ये गर्मी का ही महीना है, और ये रबी में तो आता नहीं है। तो रबी वाले फसल को हम लोअर टेम्परेचर वाला फसल कहते हैं, विंटर क्रॉप कह सकते हैं। तो उसी से अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि मक्का के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? शायद संभवतः आप कहेंगे नहीं, ये लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब चलेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, तो सी वाला आंसर लगा देंगे इसका, ठीक। इसी तरीके से अगर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, जैव खाद के बारे में हमने अभी उस तरीके से बात की रही है। एक टॉपिक अभी मुझे लग रहा था आज मैं बता दूंगा, लेकिन किसी वजह से आज नहीं हो पाया। तो ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर है ना, जिसको हम खाद कहते हैं, एक फर्टिलाइजर होता है और एक खाद होता है। फर्टिलाइजर को हम उर्वरक कहते हैं। तो ये जो है ना कि मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, ये बात सही है। ये ह्यूमस प्रदान करता है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, और मिट्टी की बनावट इससे बेहतर होती है। लेकिन इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। ये शायद मैं
अगले सेशन में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, लेकिन क्योंकि प्रश्न आ गया तो इसको डील कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उर्वरक जो केमिकल फैक्ट्री में बनता है ना, उसमें वो एनपीके वाला जो होता है ना, वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट उस तरीके से नहीं होते, लेकिन इसका अपना फायदा तो है, ये मिट्टी के लिए अच्छा है, ये प्रदूषण मिट्टी की उर्वरा शक्ति को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज है, पेड़ पौधों के सड़ने से, सड़े गले पदार्थों से बनता है, ये जल धारण क्षमता को बताता है, बढ़ाता है। तो ये जो लिखा है ना कि इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है। अब ये क्यों है थोड़ा और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करते हैं? तो सबसे जो मेन औजार है ना, जो खरपतवार निकालने के लिए यूज किया जाता है, वो बेसिकली फावड़े से किया जा सकता है। फावड़े का उपयोग कर सकते हैं, हाथ से भी हटा सकते हो और फावड़े से कर सकते हो, ये भी हो सकता है, मैं आगे आपको बताऊं। लेकिन चूंकि प्रश्न के रूप में ये आ गया है तो चलो इसको अभी डील कर लेते हैं। बट ये ठीक है। मिट्टी को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इरिगेशन एंड मैन्योरिंग, डिगिंग एंड विनोइंग, टिलिंग एंड प्लोइंग, या फिर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो जुताई करना और हल चलाना ही तो ये प्रोसेस है। ये वाला लाइन आपने देखा भी था यहाँ पे, ये देखो, टिलिंग ये लिखा हुआ है, एंड प्लोइंग जुताई करना, जुताई इसको कहते हैं हल चलाना, ठीक है। तो यही आपके लिए एक प्रश्न बना के दे दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा तीसरा, डी सी। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में? तो मानसून आमतौर पर क्या होता है, आपके बुक में जितना जिक्र किया गया है वहां से आपको बताना है। अप्रैल से सितंबर बोलोगे ये सही नहीं होगा, क्योंकि जून में तो आता ही है, जून जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है ना, जुलाई तक। तो सितंबर नवंबर वाला हो नहीं सकता। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? जून से लेकर सितंबर यूजुअली हम कह सकते हैं। और ये चीज आपका लिखा हुआ है प्रश्न में कहीं पे, ये पॉइंट मेंशन किया हुआ था खरीफ वाला, जब हम फसल डिस्कस कर रहे थे। कहां से आया है ये प्रश्न, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जून से सितंबर ये लिखा हुआ है, तो यही आपको आंसर लगा देना है। वैसे आपको पता है, बट फिर भी अगर मान लो जुलाई से अक्टूबर लिखा जाता, ऑप्शन में रहता, और जून से सितंबर भी रहता, तो आप जून से सितंबर लिखते। जुलाई से अक्टूबर आपको सोचना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शंस आपको चुनना है, और उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा आसान है, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए मैं कहूंगा डन। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें मे भी हो सकता है ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, या नहीं होगा तो तीसरा पार्ट, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके डन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करो सभी लोग जितना हो सके, और शेयर करते हो इसको। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।